नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जो आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, दैट इज़ अबाउट रूपी वर्सेस डॉलर। ओके, और आपने देख लिया होगा कि आजकल जो आपका डॉलर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। 29 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1 US डॉलर। ओके, देखिए दोस्तों, आज हमारा रुपी इतना नीचे क्यों गिर गया है। ठीक है, आप सभी के माइंड में क्वेश्चन तो आता होगा कि यार ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि आपका 1 रुपी के बदले आपको 1 US डॉलर मिले। ओके, और आपका रुपीज़ इतना नीचे गिरने के कारण क्या है और US डॉलर इतना स्ट्रांग क्यों है यार, कि US डॉलर के लिए हमें बहुत सारा अपना इंडियन करेंसी डालना पड़ रहा है। ठीक है, एक टाइम था जब आपका 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। ओके, और आज की डेट में अगर देखें 2022 में तो ये 82.29 रुपीज़ फॉर जस्ट सिंगल डॉलर। ओके, वाई इट इज़ सो। ओके, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नई वीडियो में और मेरा नाम है अश्विनी ठाकुर। तो आज हम ये सारी क्वेरीज क्लियर करने वाले हैं कि डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, हमारा जो रुपीज़ है, रुपया है, ओके, वो इतना वीक क्यों हो रहा है अगेंस्ट डॉलर। क्या अगर मान लो हमारा रुपीज़ जो है 82.29 रुपीज़ फॉर जस्ट US डॉलर 1 US डॉलर, इसका मतलब ये है क्या कि हमारी जो कंट्री है इंडिया वो बहुत नीचे जा रही है एज़ कम्पेयर टू USA। ओके, या उसकी जो हमारे इंडिया कंट्री है की इकॉनमी है दैट इज़ गोइंग वेरी वीक। ओके, वो वीक होती जा रही है, क्या ऐसा है इसका मतलब। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, आइए इस वीडियो में उन सभी क्वेरीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है बिकॉज बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको पूरा फंडा समझ में आने वाला है। ये करेंसीज का जो एक्सचेंज होता है, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी फॉरेन की जितनी भी करेंसीज है उनका एक्सचेंज किस तरह से होता है। ओके, रुपीज के साथ उसका एक्सचेंज किस तरह से होता है और वाई वी नीड सच काइंड ऑफ एक्सचेंज सिस्टम। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू क्लियर द क्वेरीज। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपकी कि वाई इंडियन रुपीज इज सो लो, हमारा जो इंडियन रुपी है वो इतना नीचे क्यों है। ओके, ऐसा क्यों नहीं है कि 1 रुपीज हमारा 1 US डॉलर के बराबर क्यों नहीं है। ओके, अगर हमारा इंडियन रुपी नीचे है तो इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, क्या ये पॉसिबल है कि 1 डॉलर 1 इंडियन रुपीज के बराबर आ जाए। इसका कहने का मतलब क्या कि हम अपने रुपी की वैल्यू को इंक्रीज करके 1 डॉलर को 1 इंडियन रुपीज के बराबर लाएं, क्या ये पॉसिबल है। ओके, और चौथी क्वेरी जो है, हाउ इंडियन रुपी वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड, कि हम अपने जो इंडियन रुपी है हमारी, हमारे देश की अपनी करेंसी, ओके, उस करेंसी को हम कैसे इंक्रीज करें। ओके, और पांचवा जो है ये बहुत ही अच्छा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हमें और जो अदर कंट्रीज को 10 US डॉलर देने पड़ेंगे फॉर जस्ट सिंगल रुपीज। अगर पॉसिबल है तो वे क्या है इसके लिए। ओके, इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि रुपीज़ या कोई भी अदर फॉरेन करेंसी की बात करें, यूरो की बात करें, पौंड की बात करें, ओके, युआन की बात करें, येन की बात करें, जितनी भी करेंसीज है आपकी इंटरनेशनल करेंसीज, ओके, कि उनका जो एक्सचेंज रेट होता है वो किस तरह से फिक्स किया जाता है और कौन सी करेंसी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है अराउंड द वर्ल्ड। आज की इन प्रेजेंट डेट की बात करें तो डॉलर इज़ द मोस्ट डोमिनेटेड और मोस्ट पावरफुल करेंसी, ओके, अराउंड द वर्ल्ड। ये बहुत ही पावरफुल करेंसी बन गई है और साथ में तरीके भी बताएंगे कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को किस तरह से बहुत पावरफुल बना सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दो टर्म्स के बारे में बहुत क्लियरली जान लीजिए। पहली टर्म है एप्रिसिएशन एंड दूसरी है डेप्रिसिएशन, क्योंकि इन दोनों टर्म का बहुत यूज करने वाले हम इस वीडियो में। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है, व्हेन अ करेंसी एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन वैल्यू व्हेन इट इज कंपेयर टू द अदर करेंसी। कहने का मतलब क्या है कि जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी से ज़्यादा होती है जब हम कंपेयर कर रहे हैं उनको। मान लीजिए आज की डेट में 82 पॉइंट अपने इंडिया का रुपये का एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ 1 US डॉलर। ओके, देखिए दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि US डॉलर इज एप्रिशिएटिंग। ओके,
क्यों? क्योंकि ये मोर वैल्यूएबल है देन रुपी, ओके। एंड जो रुपीज है दैट इज गोइंग टू डेप्रिशिएट। कहने का मतलब क्या है कि जो एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन होता है बिटवीन द कंट्रीज और करेंसीज, वो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है तो रुपीज आपका डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब ए करेंसी एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन वैल्यू एज कम्पेयर टू द अदर करेंसी। देखिए हमारा जो रुपया है इंडिया में वो एक डिक्रीज फेस कर रहा है, ओके। उसको डिक्रीजिंग उसकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर, ओके। अब देखिए आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे न्यूज़ सुनते होंगे, आपकी ऐसी रिपोर्ट देखते होंगे कि जहां आप ये देख रहे हो कि इंडियन रुपी बहुत ही नीचे जा रहा है। देखिए एक टाइम था जब 63.33 इंडियन रुपीज़ फॉर जस्ट सिंगल यूएस डॉलर, और एक टाइम था, अब अगस्त की बात करें तो 72.69 इंडियन रुपीज़ फॉर जस्ट सिंगल 1 यूएस डॉलर, ओके। ये इस तरह का चेंज क्यों आ रहा है? और आपने ये भी सुना होगा कि डॉलर क्यों इतना ताकतवर है, क्यों है सबसे ताकतवर। न्यूज़ में तो बहुत ही ज़्यादा चलता है ये डॉलर रुपीज़ जितना भी है, ओके। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको नॉर्मली अगर आपको करेंसी के एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में पता नहीं होता है, अगर आप ये रेट देखोगे कि एक यूएस डॉलर 82.29 इंडियन रुपीज़ के बराबर है, तो आपके माइंड में डायरेक्ट यही आता है कि आपके माइंड में डायरेक्ट यही आता है कि एक मिनट, देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक यूएस डॉलर 82.29 इंडियन रुपीज़ के बराबर है, देखिए दोस्तों आपके माइंड में डायरेक्टली यही आता है कि इंडिया की जो इकॉनमी है या हमारा देश जो है वो बहुत वीक है एज कम्पेयर टू यूएसए, ओके। ऑब्वियस सी बात है आपके माइंड में यही आता है। और अगर आप देखिए दोस्तों आजकल आप बहुत देखते होंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो ऑपोजिशन होता है, वो बहुत जल्दी इस मैटर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराती है, पर ऐसा नहीं होता है। बिकॉज अगर आप इसका एक्चुअल साइंस समझेंगे, एक्चुअल इसका मैथमेटिक्स समझेंगे कि ये जो करेंसी एक्सचेंज रेट सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो आप ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है, जैसा हम सोच रहे हैं वो गलत है, ओके। ऐसा नहीं है कि हमारा इंडियन रुपी बहुत नीचे जा रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, हमारे इंडिया की इकॉनमी है वो बहुत नीचे जा रही है, ओके। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि सिर्फ करेंसी के बेस पर किसी कंट्री को जज करना इट्स नॉट राइट, बिकॉज ये उतना मैटर नहीं करता है। ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट एक्चुअल की बात करें अगर हम सिर्फ एक करेंसी से इसका कंपैरिजन देख के ये पता लगा रहे हैं कि ये बहुत हमारी कंट्री बहुत नीचे, तो ये गलत बात है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक क्लास में एक बच्चा है, ए हम उसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। और जो ये ए है, रमेश रख लीजिए, रमेश इजीली याद रहेगा आपको, ठीक है। जो ये बच्चा रमेश है, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये बच्चा एक रिज़ल्ट आया है, मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ता है और इसका रिज़ल्ट आता है और ये 50% मार्क्स गेन करता है, ओके। तो अगर मैं आपको बताऊं कि रमेश 50% मार्क्स जो है गेन करता है, तो आप ये बताइए कि रमेश को आप किस कैटेगरी में रखोगे? टॉपर्स में रखोगे, एवरेज में रखोगे या बिलो एवरेज में रखोगे? तो आप यही कहोगे ना कि हम इसको बिलो एवरेज रखने की कोशिश करेंगे, ओके। बिलो एवरेज। आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इसको बिलो एवरेज क्यों रख रहे हो, तो आप ये बताओगे कि आपके माइंड में आप ये मान रहे हो ना यहाँ पर कि टॉपर्स के जो हैं 92 या 100% के बीच में ही होंगे टॉपर्स के मार्क्स। देखिए दोस्तों आप ये मान रहे हैं, आप ये जान नहीं रहे हैं, आपको एक्चुअल पता नहीं है कि टॉपर्स के कितने मार्क्स हैं। अगर मैं आपको अब ये बताता हूँ कि टॉपर के जो उसी क्लास में मार्क्स है 10th में, दैट इज अबाउट 55%, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंडीशन में आपका माइंड सिनेरियो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। अब आप ये बोलोगे कि नहीं यार ये रमेश एवरेज स्टूडेंट नहीं है, ये एक टॉपर्स के बीच में हमें इसको शुमार करना पड़ेगा, टॉपर्स के बीच में ही हमें इसको कंक्लूड करना पड़ेगा, ओके। इंक्लूड करेंगे हम इसको टॉपर्स के बीच में। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी क्लास में अगर कोई बच्चा कितने मार्क्स ले रहा है ये, और आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे, ये उस पर डिपेंड करता है कि उस क्लास के टॉपर के कितने मार्क्स हैं, ओके। अब देखिए करेंसी में हम इसको कैसे कोरिलेट करते हैं डिफरेंट कंट्री की। अराउंड 200 कंट्रीज है आपकी, सबकी अलग अलग करेंसीज है, ओके। देखिए दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप और करेंसीज को भी देखोगे, यूएसए की करेंसी को छोड़ के यूरो को देखोगे आप, ओके, जर्मनी की करेंसी को देखोगे, चाइना की करेंसी को देखोगे, साउथ अफ्रीका की करेंसी को देखोगे,
और आप इन सभी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ जब कंपेयर करोगे और देखोगे कि कितना उतार चढ़ाव आया है उसमें, और इंडिया के जो रुपी है उसमें कितना उतार चढ़ाव आया है, तो आप ये पाओगे कि हम किसी से कम नहीं है। इंडियन रुपी इज नॉट डेप्रिशिएटिंग। इवन जो आपका यूएस डॉलर है दैट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ओके, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और ये भी बताऊंगा कि जो यूएस डॉलर है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको एक्चुअल नॉलेज होगा करेंसी का एक्सचेंज रेट के बारे में और पूरा फैक्ट्स का पता होगा कि कौन सी करेंसी कितना डेप्रिशिएट हो रही है किस करेंसी से, तो आप ये पाओगे कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत ग्रो करेगा और बहुत वैल्यूएबल बनेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कंट्रीज वेयर इंडियन रुपीज एप्रिशिएट। ओके, ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे हमारे इंडिया रुपीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, वहाँ पे जाओगे तो आप बहुत रिच फील करोगे। जैसे कि कोस्ट रिका की बात करें तो एक इंडियन रुपी आपका 8.15 कॉलोन्स के बराबर है। वियतनाम की बात करें तो आप तो बहुत ही रिच हो जाओगे यहाँ पे जाके। ठीक है, देखिए 1 रुपया आपका किसके बराबर है, 338 डोंग के बराबर। डोंग इज द करेंसी ऑफ वियतनाम। ओके, ये सारी करेंसीज है जितनी भी रुपीज, नेपाली रुपीज, श्रीलंका रुपीज, व्हाटएवर। ओके, तो वियतनाम में देखिए 1 रुपया आपका 338 डोंग के बराबर है। हंगरी की बात करें तो 1 इंडियन रुपीज 4.22 फ्रंट के बराबर। नेपाल की बात करें तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपीज। ये बहुत सारे। देखिए जिम्बाब्वे की बात करें तो 1 रुपया आपका 5.85 जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर होता है। ठीक है, बेलारूस की बात करें तो 1 रुपया आपका 216 रूबल के बराबर है। तो मेरा कहने का इस चार्ट को आपको शो करवाने का मतलब ये है कि आप ऐसा ना सोचिए अगर हमारा इंडियन की जो हमारा रुपी है दैट इज गेटिंग वीकर एज कंपेयर टू यूएसए करेंसी, इट डजंट मीन दैट वी आर वीक। ओके, हम और भी बहुत सारी कंट्री से बहुत आगे हैं हम। ठीक है, और आने वाले टाइम में हमारा रुपया डेफिनेटली वैल्यूएबल बनेगा और बहुत स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो आइए इस फंडे को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो एक्सचेंज रेट होता है इसको किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, और साथ में ये भी जानेंगे कि आप किस तरह से अपनी कंट्री की करेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है दोस्तों, कि आपका कितने रुपए कितने डॉलर के बराबर होगा। ओके, कितने रुपए कितने डॉलर के बराबर होगा, या दो करेंसी के एक्सचेंज रेट, आप कितने करेंसी को कितनी अदर करेंसीज में एक्सचेंज करोगे उस रेट को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एट विच, एक रेट होता है एट विच होम करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर अ फॉरेन करेंसी, और हाउ मच फॉरेन करेंसी होम करेंसी और हाउ मच फॉरेन करेंसी इज वर्थ और इक्विवेलेंट टू द होम करेंसी। कहने का मतलब सिंपली यही है कि आपको कितने रुपीज चाहिए होंगे कितने डॉलर के लिए। ओके, या कितने रुपीज आपको $1 के लिए चाहिए होंगे, या दोनों डॉलर या दोनों करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए आपको कितने उसके करेंसी की ज़रूरत है। ओके, कहने का मतलब कि एक्सचेंज करने के लिए। ओके, जैसे कि आज का करंट एक्सचेंज रेट की बात बताऊं तो 82 रख लीजिए। ठीक है, रुपीज इज इक्वल टू 1 US डॉलर। ओके, कि आपको कितने रुपीज डोनेट करने पड़ेंगे फॉर जस्ट सिंगल US डॉलर। ओके, या आपको कितने डॉलर की ज़रूरत है 1 रुपए के लिए। वो सभी रेट जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्सचेंज रेट। और इंडिया में किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है और कौन सा सिस्टम इसके लिए फॉलो किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दो तरह के आपकी रेट होते हैं। एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओके, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि आपकी किसी भी एक कंट्री की करेंसी को किसी दूसरी करेंसी के साथ टाई किया जाता है, बांध दिया जाता है। ओके, और उसमें कभी कभी चेंज किए जाते हैं और नॉर्मली वो फिक्स रहता है, उसमें वेरिएशन नहीं आती है। ठीक है, बहुत कंट्रियां हैं जो इसको फॉलो करती हैं इस सिस्टम को। तो जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है वो है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है पहले जान लेते हैं। ये मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होता है। मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होने का मतलब है कि ये मार्केट की फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। मार्केट की फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड। ओके, देखिए दोस्तों, फुल फ्लोट की बात करें
ये फुल फ्लोट एक्सचेंज रेट, मार्केट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। ओके, ये तो बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, जहाँ पे आपकी जो करेंसी होती है वो मार्केट पर छोड़ी जाती है, मार्केट की फोर्सेस के बेस पे उसमें चेंज आता है, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो यूएस में भी इसी को फॉलो किया जाता है। ओके, और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट ये वो सिस्टम है जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। ओके, देखिए दोस्तों, मार्केट पर तो डिटरमाइन होता ही है, मार्केट इसको डिटरमाइन करती है, पर यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस होता है, एक इंटरवेंशन होती है बाय द सेंट्रल बैंक, हमारे आरबीआई यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है। किस लिए? ताकि वो क्या करे, हमारा जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू को कंट्रोल में रखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा कर दे या बहुत कम हो जाए, इस सब को कंट्रोल करता है आरबीआई। और जब आपका मार्केट के अलावा सेंट्रल बैंक उसमें इन्फ्लुएंस करता है, उसको इंटरवेंट करता है उसमें, ठीक है, तो इसका मतलब है वो जो सिस्टम है वो है मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। आइए सिंपल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट डिटरमाइंड फोर्सेस क्या क्या होती हैं? वो है आपका डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड किसकी? फॉरेन करेंसी की। देखिए दोस्तों, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है आपका कि आपकी जो होम करेंसी है उस फॉरेन करेंसी के साथ कितना एक्सचेंज रेट पर एक्सचेंज होगी। ओके, फॉरेन करेंसी की डिमांड हो रही है यहाँ पे, होम कंट्री में फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। ठीक है, ये जो फोर्सेज है इन्हें बोलते हैं मार्केट डिटरमाइंड फोर्सेज या फैक्टर। ओके, मैनेज्ड की बात करें जो हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट इन इंडिया। ओके, सप्लाई एंड डिमांड पर तो वो डिपेंड करता ही है, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी डिसाइड द रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, साथ में ये इन्फ्लुएंस होता है, इंटरफियर किया जाता है यहाँ पर आरबीआई के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर करेंसी को ऐसे ही मार्केट पर छोड़ दें तो इससे क्या होता है कि करेंसी कई बार बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाती है, दूसरी करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होने से भी नुकसान होता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि एक कंडीशन ऐसी आ जाए 100 रुपये का आपको $1 मिले, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, हमारे इंडिया से अगर हमें एक्सपोर्ट करना होगा, नोबडी इज़ गोइंग टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कहने का मतलब है कि कोई भी कंट्री हमारी कंट्री से खरीदना नहीं चाहेगी। क्यों नहीं खरीदना चाहेगी? क्योंकि यहाँ बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रही है या बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रही है, ओके, इसमें बहुत नुकसान होते हैं। तो करेंसी को एक कंट्रोल में रखना पड़ता है, और उस कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई इंटरफियर करता है। ठीक है, और उस इंटरफियरेंस की वजह से ही इसको मैनेज्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं, जो इंडिया फॉलो करता है फ्रॉम द 1994। ओके, उसके बाद से इस सिस्टम को फॉलो किया गया। देखिए दोस्तों, डिमांड ऑफ यूएस डॉलर, जो मैं आपको बता रहा था कि किस पे डिपेंड करता है हमारा मैनेज एक्सचेंज रेट, डिमांड एंड सप्लाई, ऑल्सो द इंटरफियरेंस ऑफ आरबीआई। ओके, डिमांड ऑफ यूएस डॉलर, हमारे इंडिया में यूएस डॉलर की डिमांड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेंगे, इंपोर्टर्स करेंगे, आउटवर्ड टूरिस्ट करेंगे, ओवरसी अगर हमें कोई प्रमोशन करना हो उसके लिए हमें यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती है हमारे देश में। ओके, इंपोर्टर्स को कहने का मतलब कि अगर कोई आउटसाइड अदर कंट्री से कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहता है हमारे इंडिया में, तो जो इंपोर्ट कर रहा है उसे भी डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। ओके, डिमांड विल इंक्रीज व्हेन रूपी इज एप्रिशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर। कहने का मतलब क्या है कि एप्रिशिएट होने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मान लीजिए आज की डेट में 82 रुपीज़ $1 के बराबर है। अगर ये एप्रिशिएट हो रहा है, एप्रिशिएट होने का मतलब मान लीजिए 72 तक पहुँच जाता है, डिक्रीज हो रहा है, ओके, $1। तो अब देखिए, अगर जिस टाइम पर आपको 82 रुपीज़ आपको देने पड़ रहे हैं फॉर जस्ट सिंगल $, उस टाइम डॉलर की डिमांड कम होगी ना, बिकॉज महंगा है डॉलर। और जिस टाइम डॉलर उनको सस्ता लगेगा, 72 रुपीज़ है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती है इसका मतलब होता है कि वो करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे होम कंट्री में, इंडिया में किसी करेंसी की डिमांड बढ़ती है, तो कहने का मतलब होता है कि वो करेंसी एज कम्पेयर टू हमारे अपने रुपीज़ के डिक्रीज़ हो रही है। ओके, और सप्लाई ऑफ द यूएस डॉलर कैसे कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट से आएगी, गवर्नमेंट से आएगी, इनवर्ड टूरिज्म। सप्लाई इंक्रीजेज व्हेन यूएस डॉलर इज एप्रिशिएटिंग अगेंस्ट रुपीज़। ओके, इस तरह से काम करता है। आप सिंपल इसको समझने की ज़्यादा
डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक्सचेंज देखिए दोस्तों, इस तरह से दो ग्राफ बनते हैं, ये डिमांड का ग्राफ है और ये सप्लाई का ग्राफ है। और डिमांड और सप्लाई के ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट होता है आपका एक्सचेंज रेट। उस रेट पर आपकी दो करेंसीज एक्सचेंज होती है, ठीक है। अब देखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑर्डरली कंडीशन एंड कर्ब एक्सेसिव वॉलेटिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट, अगर मान लीजिए आपका एक्सचेंज रेट है वो बहुत ही, उसमें आपका बहुत ही वेरिएशन आ जाते हैं, बहुत वो ख़राब हो जाता है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है आपका आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इसलिए आरबीआई इंटरफियर करता है उस मामले में। प्रेजेंट कंडीशन की बात करें कि हमारा जो आज रुपीज़ है, ओके, रुपी आज 82.29 इंडियन रुपी इज़ जस्ट फॉर सिंगल यूएस डॉलर, ओके। कहने का मतलब है कि हमारा रुपी आज बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया है, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि आपका इंडियन जो रुपीज़ है वो इतना डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है दोस्तों कि फेडरल रिजर्व जो हमारा यूएसए का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, वैसे ही यूएसए में फेडरल रिजर्व वहाँ का सेंट्रल बैंक है। फेडरल रिजर्व ने क्या कर दिया कि इंक्रीज कर दिया है इंटरेस्ट रेट को। इट मीन्स क्या हुआ कि everyone will invest in USA and demand for the dollar will increase which appreciate dollar in the international market। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ जो रियलिटी है। अगर मान लीजिए हमारे इंडियन रुपए की डिमांड वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में इंक्रीज होती है, ठीक है, मान लीजिए जितनी ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर करेंसी की डिमांड वर्ल्ड की अदर कंट्री में इंक्रीज होती है, उतना ही उस करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है फेडरल रिजर्व द्वारा कि यूएसए की डिमांड को बढ़ाया जाए, और जिस आपको पता ही है, जेन्युइन बात है कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसकी वैल्यू भी उतनी ही हाई होती है, ओके। अगर देखिए, अगर जैसे हमारे इंडियन रुपी की डिमांड अगर बहुत सारी कंट्रीज़ में होंगी तो हमारा रुपी भी उतना ही ज़्यादा अप्रिशिएट होगा। और रुपी की डिमांड कब करेंगे वो, या तो हमारी कंट्रीज़ के पास कोई स्पेशल, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कंट्रीज़ चाहती हैं कि हम इंडिया से वो सर्विस लें, प्रोडक्ट लें, तो उनको इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपए की ज़रूरत पड़ती है। और जितनी ज़्यादा इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी उतना ही इंडियन रुपए का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, फेडरल रिजर्व ने क्या किया है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बहुत ही लार्ज इंटरेस्ट मिलेगा, बहुत हाई इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। हाई इंटरेस्ट मिलेगा तो हमें हमारे जो हमने आप इन्वेस्ट किया उसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हर कंट्री का इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टर वो कोशिश करेगा कि यूएसए में इन्वेस्ट करे। यूएसए में इन्वेस्ट करेगा तो उसे यूएस डॉलर की नीड है, यूएस डॉलर की नीड है तो यूएस डॉलर की डिमांड करेगा, यूएस डॉलर की डिमांड करेगा तो यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। सो ये केस हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। आप ऐसा मत सोचिए कि हमारा इंडियन रुपया गिर रहा है, गिर नहीं रहा है। हमारा जो यूएस है, यूएस डॉलर, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, और उसको इंक्रीज करवाया जा रहा है, वो खुद इंक्रीज नहीं हो रहा है। फेडरल रिजर्व जो, ये एक आपका सबसे बड़ा कॉज है जिसकी वजह से इतना उछाल आया है यूएस डॉलर में, ठीक है। देखिए दोस्तों, कितना प्लस 0.75% उन्होंने इंक्रीज किया है इसमें यूएस डॉलर, सॉरी जो आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो आपका फेडरल रिजर्व, जो आप वहाँ का सेंट्रल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। इंक्रीज करने की वजह मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। देखिए, कंट्रीज की बात करें तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा, आप ऐसा मत सोचिए इंडिया को यूएस के साथ कंपेयर करके जो आपका यूएस डॉलर अप्रिशिएट हुआ उसको देख के मत अनुमान लगाइए। ये अगस्त का डाटा है, ठीक है, अगस्त 2020। आप देख सकते हो कि जापान जो है, यूएस डॉलर 23.1% अप्रिशिएट हुआ एज कंपेयर टू जापान। फ्रांस से भी, जर्मनी से, इटली से, स्पेन, यूके, इंग्लैंड की बात करें तो 15%, ओके, 15% अप्रिशिएट हुआ है यूएस डॉलर। कहने का मतलब है कि 50% उछाल आया है यूएस डॉलर में एज कंपेयर टू यूके में, जो आपका यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पर आपका यूरो चलता है, ओके। इंडिया की बात करें तो 7.2% अप्रिशिएट,
हुआ है यूएस डॉलर एज कम्पेयर टू इंडिया। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में अपनी करेंसी की वैल्यू बनाए रखा है और आने वाले टाइम में हमारा जो रुपये वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों बात की क्या कंडीशन है प्रेजेंट में और किस तरह से ये जो एक्सचेंज रेट होता है इसको डिटरमाइन किया जाता है। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे, वो ये है कि हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को कैसे इंक्रीज किया जाता है, उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड है कि सेल फॉरेन एक्सचेंज एसेट एंड बाय देयर ऑन करेंसी। क्या है कि आप मान लीजिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखिए दोस्तों, अगर हमारा रुपीज़ कई बार बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई क्या करता है, जो आरबीआई के पास फॉरेन रिजर्व होता है उसमें जो यूएस डॉलर होता है वो यूएस डॉलर को सेल करता है इंटरनेशनल मार्केट में और अपनी होम करेंसी को गेन करता है, वापस से बाई करता है। ठीक है, वो इसलिए करता है ताकि क्या हो, रुपीज़ डेप्रिशिएट ना हो। ठीक है, ये तो हो गया कि कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। यहाँ बात हो रही है कि वैल्यू इंक्रीज कैसे करें। सेल फॉरेन एक्सचेंज एसेट कहने का मतलब क्या होता है कि हर एक कंट्री ने अदर कंट्री के एसेट खरीद के रखे होते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स खरीद के रखे होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड करें, प्राइवेट बॉन्ड करें, बहुत सारे बॉन्ड खरीद के रखे होते हैं। तो क्या करें, अगर वो उन बॉन्ड को बेचेंगे तो उन्हें यूएस डॉलर में बेचेंगे। ठीक है, यूएस डॉलर में, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर में बेचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस करेंसी में अगर वो बेच रहे हैं तो वो ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं उस करेंसी की, उनके पास वो करेंसी ज़्यादा आ रही है। जब करेंसी ज़्यादा आएगी तो वो अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चाइना की बात करें तो चाइना हैज़ ओवर 1.4 ट्रिलियन डॉलर ऑफ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। चाइना के पास जो बॉन्ड्स हैं अभी, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड, वो है 1.4 ट्रिलियन क्या बोलते हैं आपके डॉलर के बराबर। ठीक है, इफ़ चाइनीज सोल्ड दीज ट्रेजरी बिल, अगर वो इसे सेल कर देते हैं एंड ब्राउट बैक द प्रोसीड्स टू चाइना, और चाइना में बैक उस करेंसी को लाते हैं, दिस वुड कॉज अ डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज एसेट है अगर हम उनको बेच दें, वैसे फॉरेन एक्सचेंज एसेट जो रखे जाते हैं वो ट्रेड के पर्पज से रखे जाते हैं, पर अगर आप उनको सेल कर दोगे, ये एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की, पर हार्डली कोई ऐसा कंट्री करती है अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करने के लिए, बहुत कम कंट्रीज है जो ऐसा करती है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, आप इस तरह से अपनी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है हायर इंटरेस्ट रेट, और ये वो मेथड है जो अभी आपका यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक, वो अप्लाई कर रहा है इस मेथड को इन दिस टाइम, और उसी वजह से इतना ज़्यादा उछाल आया है यूएस डॉलर में एज कम्पेयर टू इंडियन रुपी। हायर इंटरेस्ट रेट वुड अट्रैक्ट सम हॉट मनी फ्लोज। हॉट मनी फ्लो का मतलब क्या हुआ कि व्हेन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मूव मनी टू द अदर कंट्रीज टू टेक एडवांटेज ऑफ द बेटर रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेविंग। कहने का मतलब क्या है, हायर इंटरेस्ट रेट जहां होगा इन्वेस्टर वहीं भागेगा क्योंकि उसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, रिटर्न उसे ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक सेकंड मेथड है जो अभी यूएसए का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तीसरा है रिड्यूस इन्फ्लेशन। रिड्यूस इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी या सर्विस की प्राइस को कम करके, कम तो नहीं, एक एवरेज या अफोर्डेबल प्राइस करके। ठीक है, if inflation is relatively lower than the competitor, then country's good will become more attractive and demand will rise। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, मैं जैसे आपको बता रहा था कि जिस करेंसी की डिमांड वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज में होती है वही करेंसी वर्ल्ड पर राज करती है। ठीक है, कहने का मतलब कि डिमांड चाहिए होती है करेंसी की अदर कंट्रीज में, अपनी कंट्री में नहीं, अदर कंट्री में अगर हमारे करेंसी की डिमांड होगी तभी हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, और यहाँ पर है रिड्यूस इन्फ्लेशन से कैसे बढ़ सकती है। रिड्यूस इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस को कम करते, किसी भी कमोडिटी सर्विस मान लीजिए एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस एक्सपोर्ट में जितनी आपकी चीज़ें, मान लीजिए कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहने की कोशिश, अगर मान लीजिए एक टूथपेस्ट चाइना में 10 रुपये का मिलता है और इंडिया में 8 रुपये का मिलता है, तो अब मान लीजिए एक दूसरी कंट्री है जर्मनी की बात करें तो जर्मनी कहाँ से प्रेफर करेगी खरीदना, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी सेम है। ओके, तो वो तो इंडिया से ही प्रेफर करेगा। कहने का मतलब कि अगर हम किसी कमोडिटी की प्राइस को डिक्रीज कंट्रोलेबल रखते हैं, ज़्यादा उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड नहीं बनाते, मतलब उसकी प्राइस बहुत हाई नहीं रखते,
तो भी हमारे देश से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक्सपोर्ट के लिए दूसरी कंट्री को हमारी करेंसी चाहिए होती है और उसके लिए डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल फंडा है। ओके, अब चौथा है लॉन्ग टर्म सप्लाई साइड पॉलिसी। इन द लॉन्ग टर्म कंट्रीज विल नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लो इन्फ्लेशन, जो मैं आपको बता रहा था, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सभी है। ओके, पांचवी बात करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुड एंड अट्रैक्टिव प्रोडक्ट। ओके, देखिए दोस्तों, जितना ज़्यादा किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है, कोई सर्विस बन रही है, वो जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है उतना ही ज़्यादा अदर कंट्रीज कोशिश करेंगी उस कंट्री से उस प्रोडक्ट को खरीदने की। और ख़रीदने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, हमारे कंट्री की करेंसी। और हमारे कंट्री की करेंसी जब चाहिए होगी तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैं आपको बता रहा था, जिस करेंसी की डिमांड बढ़ती है वो करेंसी उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच। हेलो।